आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी कि पार्ट ए कवर करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स यानी कि पार्ट बी कवर करेंगे। ठीक है। उससे पहले एक चीज बता दूं आपको, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से ना कर पाओ, मतलब मेरे समझाने से पहले आप क्वेश्चन को खुद से ना कर पाओ, तो उसकी वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि मान लो अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए मुझसे पहले ही, तो इस वीडियो को देखने का फायदा क्या होगा आपको, है ना? समझ रहे हो चीज को? तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इस वीडियो को देखिए। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? यानी कि नेहा जो है मेहनत करती है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीतने के लिए, तो ये किस टाइप का मोटिवेशन कहलाएगा? देखो सीधी सी बात है, नेहा अपने करियर के लिए या फिर अपने गोल्स के लिए मेहनत नहीं कर रही है, खुद से मोटिवेट नहीं हो रही है। वो अवार्ड की वजह से मोटिवेट हुई है मेहनत करने के लिए, तो इसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलेंगे। ठीक है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से वो मोटिवेट हुई है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ अ फाइल? किसी भी फाइल के सभी कंटेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी फोल्डर की ऑल फाइल्स, सभी फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? तो कंट्रोल प्लस ए इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल प्लस ए से हम किसी भी फोल्डर की सभी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी फाइल के सभी कंटेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस एक्स से हम करते हैं कट। क्या करते हैं? कट। कंट्रोल प्लस वी से क्या करते हैं हम? पेस्ट। कंट्रोल प्लस वाई से करते हैं रीडू। अच्छा, एक दो और बता दूं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑल्ट प्लस F4 शट डाउन, या फिर शट डाउन भी कह सकते हैं, या फिर किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए क्लोज दी एप्लीकेशन। वो देख लेना जो भी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू परफॉर्म, अच्छा एक और है, विंडो प्लस आर, ये होती है रन डायलॉग बॉक्स की रन। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल, यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स। तो भैया, लाइफ और वर्क को मैनेज करने के लिए आपको जो है बहुत सारे स्किल्स आने चाहिए। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्किल्स हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क? यानी किस टेक्निक से, किस स्किल की वजह से आप चीजों को प्रायोरिटी दे सकते हो कि कौन सा काम मुझे कब करना है, कितने समय के लिए करना है। ठीक है, तो ये होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको मुझे पहले करना चाहिए, और कौन सी चीज बेकार है जो कोई काम की नहीं है, उसे अगर टाइम बचेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, ये होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। यानी कि स्ट्रेस मैनेज करने का मतलब है कि हम कुछ ऐसा प्लान करें जिससे हम डेली प्रेशर्स से बच सकें और अपने आप को बाहर निकाल सकें। ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम जो है एबीसी को कंसीडर करके चलेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ठीक है, तो एबीसी का मतलब क्या होता है ये पूछा है इसने, तो ये चीज आप याद रखना अच्छे से। ए फॉर एडवर्सिटी, बी फॉर बिलीफ एंड सी फॉर कंसिक्वेंसेस, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Nia is receiving several mails from companies who advertising a product or trying to attract her to their websites. तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से नेहा को मेल आ रहे हैं और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की तरफ नेहा को। तो इन मेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन मेल्स को हम बोलते हैं स्पैम मेल्स। ठीक है। A computer automatically runs a basic program called dash as soon as it is switched on or the power button is pushed on. जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कौन सा बेसिक प्रोग्राम रन होता है? तो जो बेसिक प्रोग्राम रन होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला, डैश मीन्स प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट। जिस चीज को लोग चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। इसका आंसर हो जाएगा डिमांड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन हु कंबाइंस फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव मैनर टू जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड क्रिएट वेल्थ। तो आंसर आपको सभी को पता होगा इस चीज का, क्रिएटिव मैनर में फैक्टर्स को कंबाइन करता है और वैल्यूएबल प्रोडक्ट जनरेट करता है और पैसे कमाता है। कौन होता है वो? एंटरप्रेन्योर। ठीक है। नेम द स्किल दैट हेल्प्स एनीवन टू लीड, गाइड एंड सुपरवाइज पीपल हु वर्क फॉर द बिजनेस। वो कौन सा स्किल है, वो कौन सा स्किल है जिसमें बंदा
लीड करता है, गाइड करता है और सुपरवाइज करता है लोगों को जो कि उसके बिजनेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना, ये पीवाई क्यू है ना, पिछले साल क्वेश्चन आया था ये, तो इसका भी आंसर एंटरप्रेन्योर करके आए थे और इसका भी एंटरप्रेन्योर करके आए थे, तो ये गलत है। ये स्किल पूछ रहा है, ये तो पर्सन का नाम पूछ रहा है, यानी कि उस टर्म को पूछ रहा है, ये स्किल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा लीडरशिप स्किल, है ना, लीडरशिप स्किल हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर के बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि मैंने वन शॉट में कवर कराई हुई हैं, आप देख सकते हो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स इन वन शॉट। तो ये सब चीजें मैंने आपको वहां पे बताई थी। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप विद वन पॉइंट ओनली, यानी कि आपको एग्रीकल्चरल और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस बताना है, यानी कि उनकी डेफिनेशन लेके आ जाओ बस। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन ऐसे आपको छाप देनी थी वहां पे। Agricultural entrepreneurship can be defined as being primarily related to marketing and production of inputs and products used in agricultural activities, यानी कि जो चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उस चीज का बिजनेस करना, बस इतना सही है। जो चीजें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं उन एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना और मार्केट में बेचना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शंस आर डन ऑन स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल। ऐसा बिजनेस जिसमें छोटे स्केल पे काम होता हो उसी को हम स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन बी, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। आइए इसके एमसीक्यू देख लेते हैं पहले। Styles help to improve consistency in a document. ठीक है, identify the style that is used to format graphic and text frames. फ्रेम्स को फॉर्मेट करने वाली स्टाइल फ्रेम स्टाइल डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आर्ग्यूमेंट्स पास्ड थ्रू मैक्रोज आर ऑलवेज, आंसर होगा वैल्यूज, यानी कि हम मैक्रो से कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं तो वो वैल्यूज की फॉर्म में कराते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन जो है ना वो 2023 यानी कि 2023 एग्जाम के लिए सिलेबस में नहीं है। जिनका एग्जाम 13 मार्च 2023 को है उनके सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट नहीं है, नाइन्थ क्वेश्चन। तो वो इस वीडियो को 10 सेकंड आगे बढ़ा के देखें। जो वीडियो बाद में देख रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ। इन अ डॉक्यूमेंट डैश इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम आसानी से और तेजी से स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं बिना स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे बार बार जाए हुए, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे बार बार ना जाना पड़े और हम फटाफट जो है स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है तनु एक्सप्लेन्ड हर क्लास दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर डैश पोजीशन द इंटरसेक्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ फ्रेम ऑफ पेज एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ स्टाइल इन वन ऑफ दिस लिस्ट। यानी कि तनु ने एक चीज बताई अपने क्लासमेट्स को कि एक स्टाइल को छोड़कर बाकी सभी में हमें सेलेक्ट वगैरह नहीं करना पड़ता है टेक्स्ट, हमें डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट को रखना होता है फ्रेम पे और हम जो है स्टाइल पे डबल क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। यानी उसने क्या बोला कि जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो मैं इसमें बस अपना पॉइंटर या फिर अपना कर्सर ले आऊं। ठीक है, एक बार क्लिक कर दूं सिंगल और उसके बाद जो है मैं अपनी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से कोई भी स्टाइल पे डबल क्लिक करूंगा तो वो स्टाइल इस पैराग्राफ पे या फिर इस फ्रेम पे या फिर इस इमेज पे अप्लाई हो जाएगी या फिर इस पेज पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक स्टाइल ऐसी है जिसपे हम ऐसा नहीं कर सकते। उस स्टाइल के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, जितने टेक्स्ट पे मुझे अप्लाई करनी है उतने टेक्स्ट को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कौन सी स्टाइल है? वो है आपकी कैरेक्टर स्टाइल। याद रखना, कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ही पड़ता है। क्लियर है ना? तो ये चीज मैंने आपको वन शॉट में बताई भी थी। 11th क्वेश्चन, द डैश विंडो शोज द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस कंपोनेंट यू आर यूजिंग। तो किस विंडो में आपको टाइप्स ऑफ स्टाइल दिखाई देते हैं? तो मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में भी ये चीज बताई थी कि हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं फ्रॉम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो टाइप्स ऑफ स्टाइल्स भी वहीं दिखाई देंगे, है ना? तो आंसर हो जाएगा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइटर डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर। यानी कि रेफरेंस पॉइंट ऑफ ग्राफिक्स के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? तो आंसर होगा एंकरिंग। सीधी सीधी बात करूं तो कोई भी मैंने अगर इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है तो इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हम क्रिएट कर देते हैं, अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, हमारा
बन के आता है, वो मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से एक बन के आता है, इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। क्या बोलते हैं? एंकर पॉइंट। तो इसी के बारे में बात की गई है कि ये जो एंकर पॉइंट है ये कोई भी पेज हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, और कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ भी हो सकता है। अब ये एंकर पॉइंट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ आता है, तो ये इमेज भी इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी। समझ में आई ये चीज़? तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम एंकरिंग का यूज करते हैं। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, टेस्ट फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम सीरीज ऑफ वर्कशीट्स एंड वर्कबुक एंड समराइजेस इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। किस फंक्शन में, किस फीचर में ऐसा होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट से डाटा को उठा के कंबाइन कर सकते हैं एक ही वर्कशीट में? डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट से डाटा को उठाया और एक ही वर्कशीट में रख दिया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आंसर हो जाएगा डाटा कंसोलिडेशन, क्योंकि कंसोलिडेशन का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, है ना। 14th क्वेश्चन, अच्छा ये सब क्वेश्चन जो है नोट्स से उठ के आए हैं डायरेक्ट, मेरे वन शॉट वाले नोट्स देख लेना, उनमें ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। टू अदर टूल बार दैट कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूल बार आर। तो दो दूसरे टूल बार बताओ जो कि आपको पिक्चर टूल बार के अंदर मिल जाते हैं। अच्छा भैया, कैसे? ये पिक्चर टूल बार क्या होते हैं, हम तो ये भी भूल गए, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो, किसी भी पिक्चर पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक टूल बार अपने आप ओपन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर टूल बार। क्या बोलते हैं? पिक्चर टूल बार। अब इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि क्या बोल सकता हूं मैं, कलर, उसके बाद ग्राफिक फिल्टर्स, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलता है एक, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो इनमें से कौन कौन से जो है एक टूल बार ओपन कर देते हैं अलग से? तो एक तो हो गया आपका कलर टूल बार, एक हो गया आपका ग्राफिक फिल्टर्स टूल बार, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 15th क्वेश्चन देखिए, इफ यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग विद द सेम रेंज देन यू कैन गिव नेम टू द रेंज यूजिंग डैश ऑप्शन अंडर डाटा मेनू। तो आप अगर एक ही रेंज पर बार बार काम कर रहे हो, रेंज क्या होती है, जैसे आपकी टेबल है ना, यहाँ पे मान लो ए बी सी, ये कॉलम हो गए, 1 2, ये आपकी रो हो गई, है ना, ऐसे ही तो होती है टेबल। अब मान लो ये आपकी रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? A1 से लेके C2। यही तो तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, याद रखना। A1, फिर ये दो सांप वाली बिंदी, जैसे कोई सांप खा गया हो, उसके बाद C2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे इसी पे बार बार काम करना है तो मैं इस रेंज का नाम खुद से भी डाल सकता हूं नया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस ही बोलते हैं इसको, ठीक है, REFERENC, सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसका नाम भी दे सकते हैं दूसरा। तो डिफाइन रेंज का ऑप्शन मिलता है, इसकी मदद से हम इसको नाम दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 16th क्वेश्चन देखते हैं। इन कैल्क यूजिंग द सबटोटल्स डायलॉग यू कैन सेलेक्ट एरेज एनी ग्रुप्स, है ना, एंड देन चूज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन टू अप्लाई टू देम। सब टोटल में क्या होता है कि हम ग्रुप्स बनाते हैं, कॉलम्स लेते हैं और उन पे कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि सम, ऐड, मिनिमम, मैक्सिमम, है ना। फॉर एफिशिएंसी यू कैन यूज अप टू डैश ग्रुप्स ऑफ अरेज टू विच यू कैन अप्लाई अ फंक्शन। तो कितने ग्रुप आप बना सकते हैं अरे का, है ना, तो 3 ग्रुप्स जो है आप बना सकते हो मैक्सिमम। सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू अमाउंट्स टू अ मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ डैश। द डिफरेंस इज दैट सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल डैश। देखो, सॉल्वर क्या होता है, वो मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक होता है। तो पहले डैश का आंसर तो हो गया आपका गोल सीक, यानी कि गोल सीक से भी अच्छा ऑप्शन होता है। अच्छा, कैसे होता है, अंतर क्या है? गोल सीक में एक सिंगल वेरिएबल होता है और सॉल्वर में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका वेरिएबल्स। 18th क्वेश्चन, यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड अपॉन योर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। बाय कॉन्ट्रास्ट यूजिंग डैश यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। यानी कि ये बोल रहा है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो जैसे कोई फॉर्मूला है, वही एक ही एग्जाम्पल है हमारा, तो ये पुराना सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है आपकी? PRT अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डालेंगे, रेट डालेंगे, टाइम डालेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, हमें प्रिंसिपल बताना है। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे गोल सीक का, ठीक है। अगर ऑप्शन में गोल सीक ना होकर सॉल्वर है तो आप सॉल्वर यूज कर देंगे। मतलब मान लो ऑप्शन में गोल सीक नहीं है, सॉल्वर है, तो आप सॉल्वर लिख के आएंगे, वैसे गोल सीक ही होगा, है ना।
अब बोलोगे सॉल्वर क्यों लिखेंगे, क्योंकि सॉल्वर जो है मोर एलेबोरेट फॉर्म होता है गोल सीक की, यानी गोल सीक से भी अच्छा होता है। गोल सीक में सिंगल वेरिएबल, सॉल्वर में मल्टीपल वेरिएबल्स। 19th क्वेश्चन, Rama and two of her friends are doing survey of gender-wise employment rate of their locality as a school project using a spreadsheet. They all want to work simultaneously to complete it on time. What option they should choose? ठीक 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 ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि रमा और उसकी दो फ्रेंड हैं, वो काम कर रही है किसी भी सर्वे पर, ठीक है। तो उनको जो है स्प्रेडशीट को, एक ही स्प्रेडशीट पे एक साथ काम करना है अलग अलग कंप्यूटर्स पे, तो वो उसके लिए कौन सा फीचर यूज करेंगी। तो सीधी सी बात है, स्प्रेडशीट को शेयर कर लेंगी। आंसर हो जाएगा बी, शेयर्ड वर्कशीट, ठीक है। तो बी पे टिक लगा देते हैं, शेयर्ड वर्कशीट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, इन कैल्क यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस इन वन और सेवरल फॉर्मूलाज टू रेफर टू। यानी कि हम फॉर्मूले के अंदर सेल रेफरेंस का यूज क्यों करते हैं। सेल रेफरेंस क्या है, सेल का नाम A1 हो गया, B2 हो गया, C1 हो गया, है ना, C2 हो गया, है ना, ये हो गया आपके सेल रेफरेंस। इनका यूज हम करते हैं फॉर्मूले के अंदर। क्यों करते हैं भाई, जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए। फॉर्मूले में तो वैल्यू ही तो लेगी, तो जो डाटा दिया हुआ है ना उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, उसके लिए। तो डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स ऑन दी वर्कशीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर से या फिर किसी डाटाबेस से तो ले नहीं रहे हैं हम, कोई इमेज और पिक्चर तो ले नहीं रहे, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आरडीबीएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल बताना है हमें। इन सब में से मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है वन शॉट में, केवल ओराकल पढ़ाया था, तो ओराकल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब एग्जांपल जब मैंने आपको बताए थे, तो इनमें से तो मोंगो डीबी पब्लिशर ऐसा तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं था, तो ओराकल तो मैंने बताया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, Dash has evolved since the 1960s to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information systems. तो 1960 में कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ चीज जो है खोजी गई, जिसका नाम था डाटाबेस कंसेप्ट, ठीक है। राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम दी हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। भाई टेबल ऑफ कंटेंट्स हम हेडिंग्स की मदद से ही तो बनाते हैं। अब मान लो आपको कोई अपनी बुक लिखी है आपने, तो उसके लिए आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स को तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। तो इंडेक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपके जितने भी चैप्टर के नेम हैं और जितने भी टॉपिक्स के नेम यानी कि जो हेडिंग्स हैं उन्हीं का तो यूज करोगे, तो हेडिंग्स की मदद से ही तो बनाओगे। आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन, इन कैल्क टू क्रिएट द रेफरेंस विद माउस। माउस से रेफरेंस क्रिएट करने के लिए अब बोलोगे तो सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत करो, ये वाला सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि कुछ लोग जो है इसको 1-2 साल बाद देख रहे हैं। जो भी क्वेश्चन 13 मार्च 2023 को नहीं आएगा, उसको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को, उसके लिए बता रहा हूँ। तो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, सेलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एंटर्ड, यही होगा आपका, क्योंकि इज इक्वल टू सिंबल का तो हमें यूज करना पड़ता है। सेल रेफरेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, बोथ स्प्रेडशीट्स को भी ओपन रखना ही पड़ता है। तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 25th क्वेश्चन देखते हैं। डैश कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ वर्क स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स। किसका यूज करके हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक्सटर्नल फाइल पे जंप कर सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, किस चीज की मदद से। आंसर हो जाएगा आपका हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक इज द करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन कह रहा है, एनी सेटिंग दैट कैन बी एडिड और मॉडिफाइड इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड इन अ टेम्पलेट। तो किसी भी सेटिंग को आप टेम्पलेट में सेव कर सकते हो। विच ऑफ द सेटिंग्स बिलो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन राइटर डॉक्यूमेंट एंड सेव्ड एज टेम्पलेट फॉर लेटर यूज। तो इनमें से किस सेटिंग को हम टेम्पलेट में सेव नहीं कर सकते बाद में यूज करने के लिए। स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंटर सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं, फॉर्मेट एंड सेटिंग ऑफ टेबल्स को सेव कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सेटिंग्स को हम सेव नहीं कर सकते लेटर यूज के लिए, बाद में यूज करने के लिए। आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मूला सेटिंग्स, ठीक है। Ramakanta is running a business and has to send letters to a number of delegates. A dash can also be quick way to take a list of people's mailing addresses and generate labels or envelope. वही बात है कि एक ही लेटर को मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीपल के पास भेजना है, और उनके लिए हर एक एनवेलप पे अलग अलग नाम छपवाना है डिफरेंट पर्सन का। उसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज करोगे। सभी को आता है इस क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Vinita has to prepare a report on her research work in which she needs to include images within the text. Which feature helps to balance the relation of graphics to the surrounding text? तो यही लाइन पढ़ के आपको आंसर आ जाना चाहिए
कि इसका आंसर टेक्स्ट रैपिंग है। ठीक है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। विच में रैप अराउंड द ग्राफिक, रैप वर्ड भी आ गया यहाँ पे, तो टेक्स्ट रैपिंग हो सकता है। इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ये। अराउंड द ग्राफिक ऑन वन साइड और बोथ साइड्स बी ओवरप्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ग्राफिक्स और ट्रीट ग्राफिक एज अ सेपरेट पैराग्राफ ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो ग्राफिक हमने इंसर्ट किया, यानी कि जो भी इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट में, उसका रिलेशन क्या होगा हमारे टेक्स्ट के साथ, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके साथ वो कैसे सेट होगा हमारे डॉक्यूमेंट में। Jagriti has inserted an image in a document. To resize the image, which option of the word processor image format should be selected to let the two dimensions, height and weight, change so that the proportion is maintained, allowing for skilled resizing? यानी कि स्किल्ड रिसाइजिंग हमें करनी है, उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया कीप रेशियो हम यूज करेंगे, तो हाइट और विड्थ का जो रेशियो है ना वो मेंटेन रहेगा, यानी कि उनका जो प्रोपोर्शन है वो मेंटेन रहेगा। आंसर हो जाएगा कीप रेशियो। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। डाटा फ्रॉम कंसोलिडेशन रेंजेस एंड द टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। तो आप जैसे ही वर्कशीट को सेव करते हो तो डाटा जो कंसोलिडेशन रेंज का है और टारगेट रेंज का है वो सेव हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इफ यू लेटर ओपन अ वर्कशीट इन विच कंसोलिडेशन हैज बीन डिफाइंड, दिस डाटा विल बी नॉट बी अवेलेबल अगेन। ये बोल रहा है कि बाद में जब आप वर्कशीट को ओपन करते हो तो आपको जो डाटा है ना वो अवेलेबल नहीं होगा। भाई क्यों नहीं अवेलेबल होगा, जब हमने डाटा को सेव किया है तो डाटा तो अवेलेबल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन 2 मुझे गलत लग रहा है, तो आंसर होना चाहिए आपका सी। सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, मालिनी वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर जोन इन डाटाबेस। यानी कि मालिनी अपने डाटाबेस में एक बड़ा अमाउंट स्टोर करना चाहती है इन्फॉर्मेशन का। शुड नॉट बी रिपीटेड इन हर फाइल, डाटा जो है उसकी फाइल में रिपीट नहीं होना चाहिए। हर फ्रेंड गर्गी एक्सप्लेन्ड हर वेरियस बेनिफिट्स फॉर स्टोरिंग डाटा इन आरडीबीएमएस। फिर उसकी फ्रेंड जो है गर्गी, उसने उसे बताया कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आरडीबीएमएस में डाटा को स्टोर करने के, और इसमें जो है प्रिवेंट होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा से हम बच सकते हैं। तो इनमें से कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज प्रिवेंटेड इन डाटाबेस। ठीक है, तो जो द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू द डुप्लीकेशन डाटा। आंसर सीधा सीधा डाटा रिडंडेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन हैज 50,000 रुपीज दैट ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन 2 म्यूचुअल फंड्स फॉर 1 ईयर। 50,000 रुपए हैं रोहन के पास जो कि वो 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है 1 साल के लिए। फंड ए है जिसमें कि लो रिस्क है और 18% इंटरेस्ट मिल रही है। फंड बी में हाई रिस्क है और उसमें 21% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उसको कौन सा फीचर हेल्प करेगा इस चीज को डिसाइड करने के लिए। अच्छा भैया इसमें फीचर कहां से आ गया ये सुनो। तो आंसर तो है इसका सॉल्वर। क्यों है सॉल्वर बताता हूँ। सॉल्वर का काम होता है किसी भी चीज को, किसी भी रिजल्ट को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए हम सॉल्वर का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहन को 50,000 रुपए लगाने, वो बोल रहा है कि मुझे 50,000 के मिनिमम मुझे 50,000 की जो है 80,000 रुपीज चाहिए। ठीक है, 80,000 मिनिमम चाहिए। तो उसके लिए वो कितना पैसा कौन से फंड में लगाए, फंड ए में कितने पैसे लगाए 50,000 में से, और फंड बी में कितने लगाए, तो उसके लिए वो सॉल्वर का यूज कर सकता है। ठीक है, वो उसको बता देगा। आगे बढ़ेंगे। डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन। यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सीधी सी बात है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आईएसपी इज द करेक्ट आंसर। नेम द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिक्योरिटी डिवाइस दैट एनालाइजेस द ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। यानी कि वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि एनालाइज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, बताता है कि आपका जो डाटा है वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो डाटा आप ले रहे हो, जो डाटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल का, जो कि हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो। This is the immediate assistance provided to the injured to save life and minimize health loss till the proper medical aid facility is provided. तो वो कौन सी इमीडिएट असिस्टेंस होती है जो कि इंजर्ड को प्रोवाइड की जाती है जिससे उसकी जान बच जाए, और मतलब हॉस्पिटल ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के आने से पहले, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिलने से पहले छोटी सी उसको असिस्टेंस मिल जाए, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। सभी को पता होगा ये चीज तो, है ना। When primary constraint is applied to one or more columns, then it is known as composite key.
सभी को पता है, या फिर कंपोजिट प्राइमरी की बोल सकते हैं हम इसको। एक या एक से मतलब एक से ज्यादा कॉलम्स पे जब हम प्राइमरी की को अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। अ रो दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डाटा आइटम इज नोन एज, तो जो आपकी रो होती है उसको हम क्या और बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं, है ना, और क्या बोल सकते हैं, टपल बोल सकते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना, डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 रूल्स बताने हैं टू बी फॉलोड बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आपको कौन से 4 रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो मैं यहाँ से आगे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट उठा के ले आया हूँ ताकि मुझे भी लिखने में टाइम ना लगे। तो पहला है, पहला जो पॉइंट है जो हमें रखना चाहिए दिमाग में कि कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एट लीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ परमिटेड। कम से कम 12 से 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखो। रिपीटिशन और डिक्शनरी वर्ड्स पे मत रखो। रिलेटिव या फिर पेट का नाम नहीं रखो, है ना। नंबर सीक्वेंस यानी कोई भी बंदा क्या करता है अपना पासवर्ड रख देता है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ऐसा पासवर्ड मत रखो। उसके बाद नंबर सिंबल यूज करो अपने पासवर्ड में। नंबर सिंबल्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पासवर्ड में। कैपिटल और लोअर केस दोनों लेटर्स होने चाहिए। सेम पासवर्ड को सभी वेबसाइट्स पे यूज मत करो। पब्लिक और वर्कमेट्स जिस चीज के बारे में आप जानते हो वो पासवर्ड ना यूज करो। यानी कि मान लो आपको लखनऊ जाना बहुत पसंद है, मतलब लखनऊ शहर आपका फेवरेट सिटी है इंडिया में, तो सभी को पता है ये चीज़ मान लो आपके बारे में कि आपको लखनऊ शहर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने पासवर्ड में लखनऊ ना रखो तो ही अच्छा रहेगा। रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स का यूज़ करो, वो आपको रैंडमली कोई भी पासवर्ड जनरेट करके दे देते हैं। आगे बात करेंगे, 41th क्वेश्चन है, स्पेशल नेम गिवन टू द डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। आंसर तो ब्लॉग है इसका, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और देने हैं वेबसाइट्स के, तो ये लो भाई। ब्लॉग होती है आपकी डिस्कशन स्टाइल साइट जो कि यूज करते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। ब्लॉग्स सिमिलर होती हैं ऑनलाइन पर्सनल डायरी के और सिंपल टू यूज होती हैं। यूज ऑफ ब्लॉग मैंने आपको फिर भी लिखवा दिया, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको आगे के लिए तैयारी हो जाए। हम ब्लॉग का यूज कर सकते हैं मैसेजेस कन्वे करने के लिए, इवेंट्स के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए, न्यूज कन्वे करने के लिए और रिव्यूज देने के लिए। और फ्री ब्लॉग सर्विसेज कहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, वर्डप्रेस.com, blogger.com, blog.com, weebly.com और blogsum.com, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 42nd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन विद 2 पॉइंट्स ओनली। तो लैन और वैन में अंतर बताना है 2 पॉइंट्स के साथ। ये लो भाई, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पहला अंतर हो गया। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे मत करके आना कि फुल फॉर्म लिख के आगे पहला डिफरेंस, अगर कुछ भी याद ना आए तो फिर ये चीज़ भी आजमा लेना। लेकिन फिर भी लैन में क्या होता है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। वैन में क्या करते हैं, ब्रॉड एरिया को कवर करते हैं जैसे कि मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे भैया मैन पढ़ा दो, पेन पढ़ा दो, वो सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है हाई स्पीड प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल्स जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वैन में हम बड़े बड़े नेटवर्क बनाते हैं जैसे कि इंटरनेट है, तो ये वैन है और इसका हम यूज करते हैं। कौन कौन यूज करता है इसका, बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कस्टमर्स, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स एंड मेनी अदर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बतानी है जिनको हम टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको 3 टाइप्स बता देता हूँ पूरे पूरे। पहला है 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many है, फिर many to many है। देखिए 1 to 1 रिलेशनशिप में दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। 1 to many में एक टेबल के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक टेबल का एक कॉलम जो है, 1 column ऑफ द प्राइमरी टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। प्राइमरी की का एक कॉलम लिंक होता है सभी कॉलम्स के साथ एसोसिएटेड टेबल के। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में किसी भी टेबल के पास प्राइमरी की नहीं होती है। इसका अर्थ है कि प्राइमरी की टेबल के सभी कॉलम्स लिंक होते हैं एसोसिएटेड टेबल के सभी कॉलम्स के साथ। आगे बढ़ेंगे, 44th क्वेश्चन, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बीच में आपको अंतर बताना है। फॉर्म होता है, फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है। ये एक इंटरफेस होता है, यूजर स्पेसिफाइड लेआउट, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, एंटर कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे रिपोर्ट को समझते हैं। रिपोर्ट का हम यूज करते हैं डाटा को समराइज्ड मैनर में डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी डाटा को, अपने डाटाबेस की किसी भी डाटा को अगर हमें समरी के रूप में आउटपुट निकालना है तो उसके लिए हम रिपोर्ट का यूज कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। आगे बढ़ेंगे, 45th क्वेश्चन,
यहाँ पे आपके पास एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको फील्ड्स के नेम और उनके डाटा टाइप बताने हैं, मतलब आइडेंटिफाई एनी टू कॉलम नेम एट्रीब्यूट एंड देयर डाटा टाइप्स फ्रॉम अ गिवन टेबल लेयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी फील्ड्स हैं, पी आई डी, पी नेम, रंस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फील्ड है। तो आपको दो के नाम बताने थे तो मैं बता देता हूँ आपको। पहला पी नेम है जैसे, तो ये है आपका फील्ड का नेम और इसका जो डाटा टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि VARCHAR। डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका फील्ड है। जो आसान आसान है वो बता दूं आपको। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यूज कर सकते हैं डेट टाइम वाला डाटा टाइप, ठीक है। उसके अलावा PID के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, टेनी इंटीजर, सॉरी टेनी इंटीजर नहीं करेंगे इसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे पी भी लगा हुआ है साथ में। केवल इंटीजर वैल्यूज होती यहाँ पे तो हम टेनी इंटीजर यूज कर लेते, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स भी यूज हो रहे हैं, इसके लिए हम वेरिएबल कैरेक्टर यूज करेंगे इसके लिए भी। रंस के लिए हम इंटीजर यूज कर लेंगे। तो केवल दो बताने थे आपको, तो कोई भी दो फील्ड्स के नाम और उनके डाटा टाइप यहाँ पे हमें बताने थे, ठीक है। 47th क्वेश्चन, ड्यू टू पेंडेमिक एवरीवन वाज बाउंड टू स्टे एट होम। पेंडेमिक की वजह से सभी को घर पे रहना पड़ रहा था, लेकिन इंटरनेट की वजह से पूरी की पूरी दुनिया कनेक्टेड थी। क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ये बता दो, फिर वेब ब्राउजर के दो यूज बता दो, उसके बाद डाटा ट्रांसफर कैसे होता है इंटरनेट पे उसके बारे में डिटेल में बता दो। तो पहला पार्ट जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का, जिसको हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर की मदद से हम वेब पेजेस देख सकते हैं जिनके अंदर हमको टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस वगैरह दिख जाती हैं और उनमें हम नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग हाइपरलिंक्स, ठीक है। दो वेब ब्राउजर्स के नाम बता दूंगा आपको, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अब नहीं रहा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमने कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट एज बना दिया है अब, ठीक है। तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का एग्जांपल मत लिखना, माइक्रोसॉफ्ट एज लिख के आना। अब बात करेंगे डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। तो इंटरनेट पे हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं, हम अपने फोन से किसी दूसरे फोन पे या फिर अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को भेज रहे हैं। तो जो डाटा है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में टूट जाता है। जैसे ये मैंने एक फाइल भेजी, ये फाइल जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, इनको हम बोलते हैं पैकेट्स। क्या बोलते हैं, पैकेट्स। तो ये जो पैकेट्स है ना एक एक करके भेजे जाएंगे। क्या होता है समझते हैं, ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट डेस्टिनेशन। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ये जो है पैकेट जाते रहेंगे, एक एक करके सभी पैकेट्स भेजे जाएंगे और हर एक पैकेट का एक फिक्स टाइम होता है। समझ लो इस चीज को, हर एक पैकेट का एक टाइम होता है कि ये पैकेट जो है इतने सेकंड्स में पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब मान लो क्या होता है, समझते हैं इस चीज को अच्छे से। ये मेरे पास पैकेट्स हैं, ये पहला पैकेट गया, पहुंच गया, फिर दूसरा जाएगा, पहुंच जाएगा। फिक्स टाइम होता है इसका। मान लो तीसरा पैकेट गया और टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर चौथा भेजा जाएगा, फिर पांचवा भेजा जाएगा, छठवां नहीं पहुंच पाया, फिर सातवां भेजा जाएगा। अब जो नहीं पहुंच पाए थे उनको फिर से भेजा जाएगा, ये वाला पैकेट जाएगा, फिर ये वाला पैकेट जाएगा। जब सारे के सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे फिर उनको री एग्जामिन किया जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा और फिर क्या होगा, उसको रीअसेंबल हम कर देंगे और जो है वो ओरिजिनल फाइल हमारी पहुंच जाएगी। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर टू नेक्स्ट सेंड द पैकेट। तो आपको कहाँ पे पैकेट भेजना है अगली बार, तो वो एक एक कंप्यूटर डिसाइड करता है। हर एक पैकेट का जरूरी नहीं है कि सेम रूट ही हो। डेस्टिनेशन पे क्या होता है, सभी पैकेट्स को एग्जामिन किया जाता है, अगर कोई पैकेट मिसिंग है तो इन्फॉर्मेशन आती है कि उसको फिर से भेजा जाए और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि सारे के सारे पैकेट्स पहुंच नहीं जाते हैं। फिर इन पैकेट्स को रीअसेंबल कर दिया जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा काम सेकेंडों में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी हुई है जिसका नाम है स्टूडेंट, है ना। अब इसमें कुछ डिटेल्स दी हुई है स्टूडेंट्स की, जिनका एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, हाउस और जेंडर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना होगा जो आपको आगे पूछा है। हाँ, सिक्वल कमांड्स आपको लिखनी है। टेल आई टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस को बिलोंग करने वाले सभी बच्चों की डिटेल्स आपको चाहिए। और क्या करेंगे उसके लिए, कुछ भी नहीं करना होता। देखो सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, है ना, डिस्प्ले करनी है ना तो सेलेक्ट लिख दो। स्टार लगाएंगे, स्टार लगाने का मतलब है कि ऑल डिटेल्स, है ना, सभी की सभी डिटेल्स हमें चाहिए होती है तो स्टार लगाते हैं। कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स चाहिए होती हैं तो उसके लिए हम उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार, फिर लगाएंगे हम फ्रॉम, फिर हम लिखेंगे टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। फिर लिखेंगे वेयर,
कंडीशन, कंडीशन के लिए हम वेयर लगाते हैं ना, वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन, हाउस इज इक्वल टू ग्रीन, और सेमीकोलन लगा देंगे। एक चीज का याद रखना, हाउस यहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल में दिया हुआ है तो आप कैपिटल में ही लिखोगे, ग्रीन कैपिटल में दिया हुआ है तो कैपिटल में ही लिखोगे। तो ये मेरी गलती है, मुझे कैपिटल में लिखना था, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। लो मैं ही करेक्ट करके दे देता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। क्लियर है इतना? अगर अच्छा यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास और लगा देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इन्वर्टेड कॉमास अगर आप यहाँ पे फील्ड्स के नेम पे और एंट्रीज के नेम पे लगा देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टू इंक्रीज द मार्क्स बाई 5 हुज एडमिशन नंबर इज 1005, मार्क्स को इंक्रीज करना यानी कि अपडेट कमांड देनी है, डाटा को मॉडिफाई करना है, डाटा को मॉडिफाई करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अपडेट कमांड का। कर लो भाई, क्या करोगे, हम लिखेंगे अपडेट, फिर हम टेबल का नाम लिख देंगे, टेबल का नाम क्या हुआ, स्टूडेंट, कहेंगे सेट, क्या चीज़ आपको सेट करनी है, सेट यहाँ पे क्या चीज़ है, एक मिनट, मार्क्स है ना, मार्क्स बढ़ाने हैं ना, मार्क्स 5 बढ़ाने किसके, जिसका एडमिशन नंबर 1005 है, तो इसके 5 बढ़ के 77 हो जाएंगे, 72 + 5 77, सेट मार्क्स इज इक्वल टू 77, सेट मार्क्स कैपिटल में लिखो 77, किसके, वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1005, लास्ट में सेमीकोलन। ये हो गई आपकी अपडेट कमांड। एक बार वेरीफाई कर लें, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 79 वेयर 77 होगा है ना, वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1005। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80, तो जिसके मार्क्स 80 से कम है उनकी डिटेल्स हमें चाहिए। कुछ भी नहीं, देखो ऐसे लिखेंगे, शुरू ऐसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब कंडीशन बदल गई है, हाउस इज इक्वल टू ग्रीन ना लिख के हम लिखेंगे मार्क्स लेस देन 80, सेमीकोलन लगा देंगे, ऐसे होगा ये, देख लो रुको है ना, सर स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल लेस देन 80, ठीक है। डी वाला देख लो एक बार, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई मार्क्स DESC, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर की पूछता तो हम DESC की जगह ASC लगा देते, ठीक है। ऑर्डर बाई क्लॉज का हम यूज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टाइल्स क्या होती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, PYQ है, रटी रटाई डेफिनेशन है, सभी को याद है कि स्टाइल सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे, फ्रेम्स पे, किसी भी एलिमेंट पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, जिससे कि उसकी क्विकली अपीयरेंस चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि जल्दी से उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए। एडवांटेजेस भी देख लो स्टाइल्स के, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करती है डॉक्यूमेंट में, मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस को ईजी कर देती है, टास्क को ईजी बना देती है। आगे बढ़ेंगे, सेल रेफरेंस, सेल का नाम होता है सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस रेफर्स टू सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डाटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो सेल रेफरेंस का हम यूज करते हैं हम अपने फॉर्मूला में वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, सेल का नाम बेसिकली सेल रेफरेंस होता है। इन वन और सेवरल फॉर्मूलाज यू कैन यूज सेल रेफरेंस टू रेफर टू, एक या एक से ज्यादा फॉर्मूला में हम सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, ये अपने आप में एक MCQ होता है जो मैंने कराया था थोड़ी देर पहले। तो डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटीन्यूअस सेल्स इन द वर्कशीट, एक या एक से ज्यादा कंटीन्यूअस सेल्स से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। डिफरेंट एरियाज में अगर डाटा है उसको भी लेने के लिए, या फिर अदर वर्कशीट्स में अगर कोई डाटा है तो उसको लेने के लिए भी हम सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में डिफरेंशिएट करना है, देखो कर देता हूँ अभी जल्दी से। दो तरह के हाइपरलिंक्स होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब है कि पहले एब्सोल्यूट समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है, मान लो ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मैंने लिंक डाल रखा है, इस फाइल का लिंक है मेरी फाइल में, यानी कि इस फाइल में मैं उस पर्टिकुलर लिंक पे जब क्लिक करूंगा तो मैं इस फाइल पे पहुंच जाऊंगा, और ये फाइल जो है एक फोल्डर के अंदर है, और मान लो ये फाइल जो है मैंने उठा के कहीं और रख दी, तो एब्सोल्यूट लिंक टूट जाएगा क्योंकि उस फाइल की लोकेशन चेंज हो गई, समझ गए। तो टारगेट को अगर हम मूव करा देते हैं, ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, तो एब्सोल्यूट लिंक काम करना बंद कर देगा, स्टॉप वर्किंग। अच्छा, रिलेटिव लिंक क्या होता है कि मान लो आपस में रिलेशन होती है दो, मतलब टारगेट की और स्टार्टर लोकेशन की, है ना। तो ये है आपका फाइल पहली और ये है आपकी दूसरी फाइल, एक फोल्डर में कह दें दोनों, तो ये दोनों एक फोल्डर में है। अगर मान लो इस पूरे के पूरे फोल्डर को उठा के दूसरी जगह रख दूं, तो इन दोनों की आपस में रिलेटिव पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, तो रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं इनमें से एक फाइल को ले जाऊं कहीं और, तो रिलेटिव लिंक टूट जाएगा।
एग्जाम्पल वही है, इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट्स इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन, रिलेटिव लिंक विल नॉट ब्रेक। और एब्सोल्यूट लिंक यहाँ पे टूट जाएगा, इसी कंडीशन में रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये क्या होता है? कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स होता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। यहाँ पे आप वेल डिफाइंड रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो बिटवीन डाटाबेस टेबल्स, और यहाँ पे टेबल्स को हम लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, इसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं। अच्छा, टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विच फैसिलिटेट्स डाटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो टेबल्स जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं, उसकी वजह से हम डाटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। डाटाबेस में आपकी एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है, जो कि स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन है, जो कि इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ना। वैसे आपको इतना ही लिखना था, ये तो मैं एक्स्ट्रा लेके आ गया हूँ, ताकि सिक्वल के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आप ये भी लिख के आ जाए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बाकी सारे कंप्यूटर सर्विसेज लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो सर्टेन कंप्यूटर के पास स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर, इसी को हम क्लाइंट सर्वर बोलते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सर्वर, और जो सर्विसेज लेते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट्स। ठीक है। हाई कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? एक ऑप्शन होता है, एक्सेसिबिलिटी फीचर होता है, जिसकी मदद से विजन इम्पेयरमेंट वाले लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है जो कि उनके लिए होता है जिनके पास विजन यानी कि देखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? साइज और कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट्स का अपने कंप्यूटर के, और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। रिसाइजिंग इमेज का पर्पस बताओ। तो मान लो, अच्छा प्रोसेस बताना है इमेज को रिसाइज करने का। तो कोई भी इमेज जब मैं अपने ओपन ऑफिस राइटर में इंसर्ट करता हूँ, तो उस पे कॉर्नर्स में, एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। तो ये जो इमेज है इसके कॉर्नर्स में कुछ ग्रीन कलर के हैंडल्स आ जाते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 रिसाइजिंग हैंडल्स होती हैं। इनको मैं जैसे ही मैं इसके ऊपर पॉइंटर को लेके आऊंगा तो 2 हेडेड एरो दिखता है, यानी कि कुछ ऐसा एरो मुझे दिखाई देता है जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंटर को लेके आता हूँ। इसको इधर से उधर खींच के मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। समझ लो इसको। Click the picture to show the green resizing handles. Position the pointer over one of the green resizing handles. The pointer changes to a shape giving a graphical representation of the direction of the resizing. यानी कि बोल रहा है कि इस तरह से एरो आ जाएगा जो कि शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिसाइजिंग, किस तरह आप रिसाइज कर रहे हो। उसको ड्रैग कर दो जिससे कि पिक्चर रिसाइज हो जाएगी। जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाओगे हाँ इतना ठीक है, तो उसको रिलीज कर दो, छोड़ दो, वो रिसाइज हो जाएगा। आप एडिटेड और ओरिजिनल वर्कशीट को कंपेयर कैसे कर सकते हो? जब भी हम किसी भी वर्कशीट को शेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं उन चीज़ों को देखने के लिए हम कंपेयरिंग कर लेते हैं वर्कशीट्स की। कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। While sharing worksheets, reviewers may forget to record the changes they make. तो जब भी हमने वर्कशीट शेयर की, मान लो जिसने चेंजेस किए हैं वर्कशीट में वो भूल गया चेंजेस को रिकॉर्ड करना, लेकिन घबराने की बात नहीं है, कैल्क जो है वो चेंजेस को फाइंड कर लेता है बाई कंपेयरिंग वर्कशीट्स। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपके पास दोनों की दोनों वर्कशीट होनी चाहिए, एक तो ओरिजिनल वर्कशीट और एक एडिटेड वर्कशीट। उनको कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिटेड वर्कशीट को ओपन कीजिए, है ना, एडिट पे जाइए, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाइए। ठीक है, ओपन वर्कशीट डायलॉग ओपन होगा, फिर वहां से आप ओरिजिनल वर्कशीट को सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी जो है वर्कशीट्स कंपेयर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको 4 रूल और एटिक्यूट बतानी है जो कि फॉलो करनी चाहिए वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट, यानी कि जब आप चैटिंग करते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे, तो आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने चाहिए जिनके बारे में बताना है। क्या क्या रूल्स होने चाहिए? देखो, शॉर्ट मैसेज होना चाहिए हमारा, अपर केस में प्रॉपर, मतलब हम कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल ही कैपिटल में लिखते हैं, वो नहीं लिखना चाहिए। दूसरे बंदे को रिप्लाई करने का टाइम देना चाहिए, और हमेशा प्रॉपरली एंड करना चाहिए कन्वर्जेशन को। ऐसा नहीं है कि बीच में ही आप कन्वर्जेशन को छोड़ के चले जा रहे हो। जब भी आप कन्वर्जेशन को स्टार्ट करो तो अपना नाम बताओ कि मैं फलाना हूँ, अगर आपको वो, अगर आपका नंबर उसके पास सेव नहीं है ना, कुछ इस तरह से, ये सब चीज़ें हैं। तो मैसेज जो है शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। आप अपने आपको अपने नेम से बताओ, अगर आपका जो प्रोफाइल का नेम है अगर वो सेम नहीं है तो। ठीक है, मान लो कि प्रोफाइल का नेम कुछ और है, आपके पापा के नाम से है आपका व्हाट्सएप का, तो आप अपना नाम बता दो अपने दोस्त को, भाई मैं फलाना बात कर रहा हूँ, है ना। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज द टाइम टू चैट फर्स्ट। पर्सन को पूछो कि आपके पास टाइम है बात करने का कि नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या बात करने वाले हो। अपर केस में एक्सट्रीम यानी कैपिटल लेटर्स में टाइप मत करो। रिप्लाई करने का टाइम दो।
जब भी पॉसिबल हो तो आप अनडिवाइडेड अटेंशन दो। कुछ लोग होते हैं कि एक साथ 4 से 5 लोगों से बात कर रहे होते हैं, 3-4 लोगों से एक ही साथ बात कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार रिप्लाई कर दिया फिर वेट करना पड़ रहा है 5-10 मिनट का, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दो और प्रॉपर्ली एंड करो कन्वर्जेशन को। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये मैं पहले भी वन शॉट्स में दे चुका हूँ। लगभग ये हैं आपके, एक मिनट, 211 क्वेश्चंस हैं। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में गिवन है। डिस्क्रिप्शन का लिंक कई बार काम नहीं करता है, तो आप कमेंट वाले लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरी इंस्टा की आईडी दे रखी है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।